हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने मुख्य रूप से ये पढ़ा था कि मोहम्मद शाह के समय में बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के आता है। चूँकि उस समय बंगाल अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध प्रदेश के रूप में उभर रहा होता है, इसलिए अंग्रेज़ों की नज़र सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र पर अधिकार करने की होती है और अंततः लगभग उसमें वे सफल भी होते हैं। जब 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेज़ों को जो सबसे पहला व्यापक अधिकार था वो दिया जाता है, जिसे फर्रुखसियर द्वारा जारी किया जाता है और उस फरमान को शाही फरमान भी कहा जाता है और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये फरमान जारी कर दिया जाता है तो बंगाल के जो अन्य सूबेदार थे, जो वहाँ के अन्य नवाब थे, वो ये नहीं चाह रहे होते हैं कि अंग्रेज़ों को इतना बड़ा व्यापक अधिकार मिले। फलस्वरूप जो वहाँ बंगाल के नवाब होते हैं, मुर्शिद कुली खां, वो स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना करते हैं। तो आपका जो बंगाल के नवाब का जो क्रम रहा वो इस क्रम में रहा, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र, मीर कासिम, उसके बाद पुनः मीर जाफ़र, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और सबसे अंतिम में मुबारक उद्दौला आते हैं। तो ये सब किस प्रकार यहाँ पे बंगाल का नवाब बनते हैं और क्या क्या मुख्य घटनाएं इनके शासनकाल में घटती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। बंगाल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से अंग्रेज जो दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक प्लासी की लड़ाई और एक बक्सर का युद्ध। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होती है। चूँकि ये लड़ाई का परिणाम समझिए कि पहले से तय था, चूँकि इसके में जो सिराजुद्दौला के जितने भी मंत्री होते हैं, उसके सेनापति, उसके मौसी, उसका भाई और उसके अन्य मंत्री जैसे बैंकर, दीवान, ये सब जितने होते हैं वो सब सिराजुद्दौला के विरोध में होते हैं और इसका परिणाम पहले से ही तय था। इसलिए अंग्रेज इस युद्ध को आसानी से जीत जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध को अंग्रेज षड्यंत्र की मदद से जीत चुके होते हैं। इसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफ़र, वो गद्दी पर बैठता है। चूँकि वो इसी के लिए अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया था। जब मीर जाफ़र गद्दी पर बैठता है तो अंग्रेज कठपुतली सरकार के रूप में उसे यूज करते हैं और बंगाल से जितना भी राजस्व होता है वो अपने पास रख रहे होते हैं। उसके बाद जब ये क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो मीर कासिम आते हैं, मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाए तो जाते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के हित में काम ना करके बंगाल के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसको लेकर अंग्रेज खफा हो जाते हैं और अंततः मीर कासिम को भी गद्दी से हटा देते हैं और इनके विरुद्ध अभियान छेड़ देते हैं, अर्थात इनको मारने की धमकी देते हैं। और इसी को लेकर मीर कासिम यहाँ से भाग जाते हैं और ये अवध में शरण ले लेते हैं। और मीर कासिम और उस समय जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला होते हैं और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर और अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हैं। और ये जो युद्ध होता है वो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, मुख्य रूप से ये सब हम घटनाएँ कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो उस समय दो संधि की जाती है, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। वही हम आज के वीडियो में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या था द्वैत शासन? तो द्वैत शासन का अर्थ होता है दो स्तरों पर शासन चलाना। द्वैत शासन का अर्थ दो स्तरों पे शासन चलाना होता है। जो कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद होता क्या है कि ये द्वैत शासन बंगाल में लागू कर देते हैं। और द्वैत शासन का मतलब ही हम आपको बता चुके हैं कि दो स्तर पे शासन, अर्थात राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे वो अंग्रेज
अपने पास रखते हैं और बाकी प्रशासनिक मामला जितना भी होता है वो नवाब के रूप में ही रखते हैं, यानी कि नवाबों के हाथ में ही प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। उसके बाद आगे आते हैं तो द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत करता है और इसमें इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद अर्थात व्यापार करने की अनुमति के बाद ये द्वैत शासन बंगाल में लागू कर देता है। हालांकि इससे पहले भी ब्रिटिशों के पहले भी द्वैत शासन शाहजहां के समय में प्रचलित था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब द्वैत शासन का अंत पूछ दे तो द्वैत शासन की शुरुआत चूंकि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में और इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। तो द्वैत शासन से रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि द्वैत शासन का जो मतलब होता है वो 2 स्तर पे शासन अर्थात राजस्व संबंधी जितने भी मामले थे वो अंग्रेज अपने पास रख रहे होते हैं और बाकी प्रशासनिक संबंधी मामले नवाब के हाथ में दे दिए होते हैं। जो द्वैत शासन की जो शुरुआत होती है वो रॉबर्ट क्लाइव 1765 में करते हैं और 1772 में इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स करते हैं। तो क्या थी कहानी इस द्वैत शासन को समाप्त करने की? चूँकि जैसे ही द्वैत शासन बंगाल में लागू होता है तो ये समझिए कि ये जो बंगाल में जो द्वैत शासन लागू होता है तो बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के साथ ही यहाँ के जितने भी बंगाल के जो लोग होते हैं वो जनता होती है, वहाँ के जो जनता होते हैं वो इस द्वैत शासन से त्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि बंगाल राजस्व संबंधी सभी मामले अपने अधिकार में लिए होते हैं अर्थात खेती करने के जितने भी मामले होते हैं ये अधिक कर किसानों से वसूल करते हैं। इसके अलावा जो किसानों को खेती करने के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है वो भी अधिक टैक्स लेकर दिया जाता है। अर्थात बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किसानों के हित में न कर अपने हित में करने का प्रयास करते हैं। अर्थात बंगाल की जो जनता होती है इनके इस त्राही से त्राहीमाम हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो द्वैत शासन था ये द्वैत शासन अंततः वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में खत्म कर देते हैं। इस द्वैत शासन का परिणाम निकलता क्या है कि 1717 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है। चूँकि यह ब्रिटिश काल में सबसे पहला अकाल पड़ता है 1770 ईस्वी में और उस समय जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वो कर्टियर हुआ करते थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में पड़ा था। किस गवर्नर के समय में पड़ा था? तो कर्टियर के समय में पड़ा था। किस लिए पड़ा था? तो चूंकि आगे हम इसको समझते हैं। चूंकि ये जो अकाल पड़ा था ये एक तरह से समझिए कि ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड अकाल था। ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड अकाल कहने का मतलब ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया ये अकाल। चूँकि जैसे ही बंगाल वाले क्षेत्र पे द्वैत शासन लागू होती है तो ये लगभग जो कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब वाले जो क्षेत्र होते हैं वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ब्रिटिश जो है वो कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं अर्थात बंगाल के लोग जो पहले गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे अधिक करते थे उसके उत्पादन को अंग्रेज रोक देते हैं और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। यानी कि गेहूं और चावल का जो उत्पादन पहले से बंगाल में सबसे ज़्यादा होता था उसके उत्पादन को रोक देते हैं और अन्य फसल का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही जो उद्योग होते हैं, जो व्यापार होते हैं वो पूरे रूप से बर्बाद हो गए होते हैं। इसके बाद जो अंग्रेज होते हैं और जो किसान होते हैं वो किसानों पर अधिक टैक्स लगाने की वजह से किसान जो है खेती करना ही छोड़ देते हैं और ये शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। यही सब कारण बनता है कि बंगाल में एक भीषण अकाल आ जाता है। इसलिए हम इसे ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड अकाल भी कह सकते हैं। अगर हम
बंगाल के क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, अगर हम उसे जानने का प्रयास करें तो एक प्लासी का लड़ाई और एक बक्सर की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई का जो समय सीमा था, तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को होती है। चूँकि इसकी रणनीति क्या थी, चूँकि प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ये षड्यंत्र के थ्रू लड़ा गया था। चूँकि पहले बता भी चुके हैं कि सिराजुद्दौला के सारे मंत्री इनके खिलाफ में होते हैं। उसके बाद प्लासी की लड़ाई के बाद ही ब्रिटिशों का अर्थात अंग्रेजों का जो प्रभुत्व भारत में स्थापित होता है। प्लासी की लड़ाई के बाद ये प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बंगाल के क्षेत्र पर जो सबसे पहला नियंत्रण होता है वो अंग्रेजों का, वो प्लासी की लड़ाई के बाद ही होता है। प्लासी की लड़ाई में जो प्रभुत्व होता है अंग्रेजों का, वो केवल बंगाल वाले प्रांत पे होता है। लेकिन आगे जब हम बक्सर वाले युद्ध में आते हैं तो याद कीजिए कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, इसमें अंग्रेज जो है 3 महाशक्तियों को हराता है। इन 3 महाशक्तियों में आपके एक मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और आपके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय आते हैं। ये इसकी बक्सर के युद्ध की समय सीमा क्या थी, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को होते हैं। और इसमें जो अंग्रेज होते हैं इन तीनों महाशक्तियों को हरा देते हैं, क्योंकि इसके पास अनुशासित व आधुनिक फौज का गठन किया हुआ रहता है। इस कारण बक्सर के युद्ध के बाद ये अपना ब्रिटिश प्रभुत्व बंगाल में स्थापित कर देते हैं। न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के अलावा बंगाल, दिल्ली और अवध पे ये अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे होते हैं। चूँकि बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम जो पहले बंगाल का नवाब था, तो ये बंगाल पे आधिपत्य कर लेते हैं। उसके बाद शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब हुआ करते थे, तो अवध पे अपना अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद जो मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय जो आपका दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे, तो यही आपका बंगाल, दिल्ली और अवध पे नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि भारत में वह पहली लड़ाई कौन सी थी जिसमें ब्रिटिशों के शासन का प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो वो आपका बंगाल में प्लासी की लड़ाई होगा। लेकिन वह सबसे निर्णायक युद्ध जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जो बंगाल वाले क्षेत्र है उसमें अब अंग्रेज रहेंगे ही रहेंगे और यहाँ अपना शासन स्थापित करेंगे, वो आपका बक्सर का युद्ध हो गया। अर्थात सबसे निर्णायक युद्ध जिसने भारत में अंग्रेजों को शासन स्थापित करने की शक्ति दी, वो था आपका बक्सर का युद्ध। तो ये आपका प्लासी का युद्ध और ये आपका बक्सर का युद्ध ध्यान रखना है। क्या इसकी समय सीमा, क्या इसकी रणनीति थी, इसने अपना प्रभुत्व कहाँ कहाँ स्थापित किया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको द्वैत शासन और ये प्लासी से तुलना आपको बताया जा चुका है। इसके बाद अगर आगे आए तो चूंकि रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के सैनिक जो शांति काल में दोहरा भत्ता देते थे, शांति काल कहने का मतलब जिस काल में कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो कंपनी के जो सैनिक होते थे तो शांति काल में जो दोहरा भत्ता देते थे सैनिकों को, वो केवल बंगाल के सैनिकों को देते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इस दोहरे भत्ते पे रोक लगा दिया था। बाद में 1766 ईस्वी में यह भत्ता रॉबर्ट क्लाइव ने केवल बंगाल और बिहार के बाहर से कार्य करने वाले सैनिकों को ही दिया जाने लगा, जिसका मुंगेर तथा इलाहाबाद में जो कार्यरत श्वेत सैनिक थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसी विद्रोह को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस श्वेत विद्रोह को रॉबर्ट क्लाइव जो है दबाने में सफल होता है। तो क्या इसकी कहानी थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो शांति काल में जो कंपनी के जो सैनिक होते थे, जो केवल बंगाल जो दोहरा भत्ता मिलता था वो पहले केवल बंगाल के सैनिकों को मिलता था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इस दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। बाद में 1766 ईस्वी में
ये जो दोहरा भत्ता मिलेगा वो बंगाल और बिहार से बाहर काम करने वाले सैनिकों को ही मिलेगा। लेकिन इसके विरोध में मुंगेर और इलाहाबाद में जो कार्यरत श्वेत अधिकारी थे, जो श्वेत सैनिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन चूंकि रॉबर्ट क्लाइव उस समय प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद ये एक समृद्धशाली और शक्तिशाली गवर्नर के रूप में उभर रहे होते हैं और अंततः इस श्वेत विद्रोह को भी दबाने में ये सफल रहते हैं। तो बंगाल के इतिहास के साथ साथ क्या था आपका श्वेत विद्रोह, क्या था आपका द्वैत शासन, हमने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध का भी तुलना कर दिए और आपके बंगाल के नवाब का क्रम ये भी आपको सीरियल वाइज बताया जा चुका है। तो कल के वीडियो और आज की वीडियो देखने के बाद बंगाल का जो संपूर्ण इतिहास है, किस प्रकार अंग्रेज यहाँ आते हैं और अपना बंगाल पर आधिपत्य जमाते हैं, ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो संपूर्ण वीडियो को, इस पिछले वाले वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा क्वेश्चन यहाँ से जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।